जब दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को किडनैप करके उनको पीट कर उनको ज़िंदा जला दिया जा सकता है तो फिर मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। और जो भी ये कर रहे हैं उनके हौसले इसलिए बुलंद हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि उनके पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली उनकी पार्टी सत्ता में है और इसीलिए चाहे जुनैद हो, नसीर हो या जहाँ कहीं भी इस तरह से दलितों को, आदिवासियों को होता है तो फिर असदुद्दीन ओवैसी एमपी ज़रूर है, मगर अब उनके हौसले बुलंद हैं। वो लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको लगता है कि वायलेंस के ज़रिए से वो अपने एजेंडे को मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये चौथी मर्तबा मेरे घर पर हमला हुआ है और आप देख रहे हैं कि 10 कदम के फासले पर दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है और ये बाजू ईसीआई है, हाई सिक्योरिटी जोन है, इतने कैमरास हैं। मगर कल 12:30 बजे डीसीपी साहब आए थे, हम उनको यही बोले कि आप देख लीजिए, अपने कैमरास में देख लीजिए, निकाल लीजिए उनको। ये हर बार हमसे होता है। पिछले बार पिछली गेट से हम स्पीकर साहब से इजाज़त लेकर पिछली गेट का परमिशन खुलाए क्योंकि एक बार अंदर घुसकर हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर हैं जो 50-60 साल से यहाँ पर राजू साहब को, राजू लाल को उन्होंने पीटा था, वहाँ पर जाकर उन्होंने यूपी इलेक्शन के दौरान में लाइव टेलीकास्ट फेसबुक पर करके पत्थर मारे। अब ये हो रहा है तो ये मुझे लगता है कि हम लोग और आप न्यू इंडिया देख रहे हैं। सर किस पर शक है, कौन लोग हो सकते हैं? मुझे नहीं मालूम कौन लोग हो सकते हैं। यकीनन ये वही लोग हो सकते हैं जो नाथूराम गोडसे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, जो वायलेंस पर भरोसा रखते हैं, जो रूल ऑफ लॉ और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और नफ़रत को आम करना चाहते हैं। तो यही लोग हो सकते हैं, मगर इंडिविजुअली कौन है मैं नहीं जानता। अब इतने सीसीटीवी कैमरास हैं, आप लोग अपने रिलायबल सोर्सेस का इस्तेमाल करिए ना। अब के बार तो कम से कम शिकायत दी गई है। अब ये तीसरा सवाल है। हाँ सर, क्या सर जो सर्वेंट या और लोग थे, किसी को देखा उन्होंने पत्थरबाजी करते हुए हमला करते तो हम जो है कल रात में 11:30 बजे जयपुर से पहुंचे। 2 दिन का हमारा प्रोग्राम था पार्टी का, MIM पार्टी राजस्थान में। जब हम यहाँ 11:30 बजे पहुंचे, हम अंदर चले गए थे और थोड़ी देर में सोने जा रहे थे तो हमारे जो डोमेस्टिक हेल्पर है उनकी वाइफ, उसने आकर कहा कि सर ऐसा ये वाक़या हुआ है। तो हमारे साथ हमारे दोस्त यामीन खान थे। हमने कहा कि भाई जाइए ज़रा सामने पुलिस स्टेशन में इत्तला करिए। और फिर वो लोग आए और देखे, हम तो नहीं थे, जब आए देखे यहाँ पत्थर भी थे हमारे साथ। तो आजकल केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी हमको दे दी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा हम पे बोझ है। तो खैर वो लोगों ने भी देखा, पुलिस ने देखा, अब उनको पता चलेगा। वो आप लोग अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करिए भाई। वो कैमरे में देखिए, मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं तो अपने कॉज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मरने को तैयार हूँ। मगर ये तो देश को सोचना पड़ेगा कि जो लोग जो वायलेंस को, हिंसा को इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे देश कहाँ तक मजबूत होगा या कमज़ोर होगा, कहाँ तक हमारे क़ानून की व्यवस्था अच्छी होगी या आम जनता का उससे एतमाद उठ जाएगा। तो ये तो देश को सोचना पड़ेगा। सर इसके अलावा आप जो है अभी आप बहुत पूछ चुके हैं। और सरकार ने सिविल कोड पर भी आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ, सिविल कोड पर सरकार आगे बढ़ने की बात कर रही है। हाँ आगे, हाँ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार को बता रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को जो उनके रिलीजियस कल्चर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसका या कस्टम है, उसका उनको प्रोटेक्शन मिलता है आर्टिकल 29 के तहत, जो एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और कोई भी सरकार UCC के नाम पर मुझसे मेरा फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती। सर नासिर जुनैद वाले मामले में आप खुलकर बोल रहे हैं, गए भी हैं, राजस्थान भी गए, तब अपने बयानों में भी जिक्र किया। लेकिन श्रीकांत के उस बच्चे के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा, आपने भी नहीं किया, जब उसकी पत्नी को मारा गया, उसकी मौत बिल्कुल गलत, आपको गलत फहमी है जी। आप ही के मीडिया के लोग ने कल हमसे सवाल किया था, हमने उसका कंडेम किया है। गलत हुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 गलतियां मिलकर एक सही तो नहीं हो सकता है ना।
आप परिवार से मिलेंगे, क्योंकि आपने जो जुनैद है नासिर, उसके परिवार से भी आपने आप मुलाकात करवा दीजिए, कम से कम फ़ोन से बात करवा दीजिए, हम बात कर लेंगे। वैसे सर नहीं, हम बात करने तैयार है, आप बात करवा दीजिए। वैसे साहब आप कह रहे हैं कि चौथी बार ये हमला है, तो आपको क्या एक बारगी हमले के बाद डर बढ़ता जा रहा है आपका? सर देखिए, इंसान जब दुनिया में आप और हम आते हैं ना, तो हर एक को इस दुनिया से जाना है, कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो और मेरे लिए तो मौत खुद एक नई ज़िंदगी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब हम अपनी ख़बर में जाते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और हर एक को जाना है। तो डर किस बात का? डर अगर डर है तो फिर राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी ईरा में पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए अगर कोई डरता है तो। वैसे सर पिछली बार जब इसी तरीके की घटना हुई थी तो हिंदू सेना का इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मालूम। वाला भी नहीं, हाँ आप सही कह रहे हैं कि जब हमारे घर पर पीछे से हमला हुआ था, फेसबुक लाइव किए थे उन्होंने, उसके थोड़े ही दिन के बाद हापुड़ में हमारी गाड़ी पर गोली चलाई गई थी। अब ये जो वाक़या हुआ है मुझे नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है, ये तो पुलिस आपको बेहतर बता सकेगी वो CCTV कैमरास देखकर। मगर यहाँ के कमिश्नर पुलिस को और केंद्र सरकार को देखना है कि अगर एक MP के घर पर ऐसा हो रहा है तो क्या मैसेज जा रहा है। सर आप कहते हैं लोग रेडिकलाइज हैं? नहीं, मेरे पास CCTV नहीं है, जो रोड पर है, जो बहुत से कैमरास आप देखिए यहाँ पर बहुत से हैं। सर आप कहते हैं ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं, हाँ। तो कौन लोग रेडिकलाइज्ड हैं या किसने रेडिकलाइज किया? नहीं, ये रेडिकलाइज तो जो जुनैद नसीर को मारे रेडिकलाइज नहीं, वो तो क्या बोलेंगे उनको? सर क्या उसी की नहीं, ना आप जो है ना ये ऐसा मत करिए, मुझे नहीं मालूम। मगर आप रेडिकलाइजेशन का आप सवाल कर रहे हैं तो यकीनन ये लोग रेडिकलाइज्ड हैं जो जुनैद नसीर को मारे हैं। आप बताइए कि किडनैप करके एक प्रदेश से मारते हुए ले जाते हैं दूसरे स्टेट में और ले जाकर पुलिस को देते हैं कि भैया इनको अरेस्ट कर लो। पुलिस कहती है कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे, उससे पहले पुलिस उनको मारती है जंगल में, फिर ये लोग किडनैप करते, फिर ये लोग मारते, फिर पुलिस कहती नहीं लेंगे मर जाएंगे, फिर 180 किलोमीटर दूर ले जाकर उनकी लाशों को जला दिया जाता है। तो ये लोग हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं। जब चुनावी रैलियां संबोधित करते हैं उसी के बाद अटैक होता है, इसका फायदा भी तो AMIM को मिलता है। कितना फ़ायदा हुआ यूपी में बताइए, कितना फ़ायदा हुआ मुझे? नहीं, कितना फ़ायदा हुआ? नहीं, उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहे हैं, बुरी बात तो नहीं है ना। फायदा बीजेपी को हो जाता है। हाँ, अब आइए, अब आप आगे बाप, हमको फ़ायदा हो जाता है, कभी उनको फ़ायदा हो जाता है, कभी वो कहता है कि भाई ये तो ऐसा, हम जब तक जिंदा हमको अल्लाह रखेगा ये सवाल हमसे पूछा जाता रहेगा फ़ायदा किसको हो रहा है। भाई हमको फ़ायदा क्या हो रहा है? मुसलमानों को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? देश की जमहूरियत को, देश के रूल ऑफ लॉ को कहाँ फ़ायदा हो रहा है? इसका कोई इत्मीनान बख्श जवाब भी तो वैसे साहब होगा ना इस सवाल का, जब ये बार बार हो रहा है। नहीं, मुझे किसी को इत्मीनान दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बेचैनी पैदा करने के लिए, अपने हक़ को हासिल करने के लिए कर रहा हूँ। सर पुलिस कह रही है कि अभी CCTV देख रहे हैं, कुछ खास अभी तक नहीं मिला है। हाँ। ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि बंदर ने शायद फेंक दिया हो कुछ आपको। हाँ, बंदर ही हो सकते हैं। भारत की लोकतंत्र के जो दुश्मन हैं वो बंदर ही हैं, और जो ये सब कर रहे हैं बिल्कुल सही है। भाई कभी वो लोग ECI के ऊपर पत्थर नहीं फेंकता बंदर, पुलिस ऑफिस पर बंदर पत्थर नहीं फेंकता। अने ये लगता है ये बंदर को मालूम कि किसके ऊपर पत्थर फेंकना किस पर नहीं फेंकना। ये तो बड़ा फर्माबरदार बंदर है ये। नहीं, फर्माबरदार बंदर है ये, बड़ा ओबीडियंट बंदर है ये, माशाल्लाह। हो गए, चलिए बस। हाँ आप बोलिए, बोलो फरा। प्रधानमंत्री के पिता को लेकर जो है कांग्रेस, प्रधानमंत्री के सर दिवंगत पिता को लेकर एक बयान जारी किया है पवन खेड़ा ने। सर दरअसल उनका मजाक पवन उड़ाया खेड़ा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो ब्रीफ कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने उनके पिता को लेकर मजाक उड़ाया। प्रधानमंत्री के पिता के नाम को लेकर, दामोदर मोदी है या फिर गौतम। देखिए, राजनीति आप जो भी करेंगे, प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करिए, खुलकर करिए, बेखौफ होकर करिए, मगर किसी की फैमिली पर मत जाइए, चाहे वो प्रधानमंत्री की फैमिली हो या कांग्रेस के नेताओं की फैमिली हो या किसी भी नेता की फैमिली हो। फैमिली को क्यों लेकर आते आप? फैमिली को क्या करना है? ये गलत है। किसी की फैमिली को क्यों लेकर आते आप? आपको इख्तियार ही नहीं है। यानी इस तरह से आप अटैक करेंगे फैमिली के ऊपर तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन जाहिर होता है, और आप जिस मुद्दे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस हाइडेनबर्ग पर, वो पीछे हो जाता है और आप लोगों को मौका मिल जाता है। बागेश्वर बाबा बार-बार हिंदू राष्ट्र की हुंकार कर रहे हैं।
आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि सबके अंदर सनातनी खून है, तो सब वापस आ जाओ। मैडम आपका नंबर मिल गया है शायद उनको, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नॉलेज ऑफ अनसीन नहीं है। मुझे नहीं, अगर ये लोग बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन गए हैं तो फिर सीरियस लेना पड़ेगा। बीजेपी को कहना चाहिए कि ये हमारे स्पोक्स पर्सन हैं और ये लोग जो बोलते हैं हम कर देते हैं, तो फिर हम बराबर रिएक्शन देंगे। थैंक यू। जेएनयू में जो विवाद हो रहा है सर, जेएनयू में जो हंगामा हुआ कल, शिवाजी महाराज की जो तस्वीर लगाई थी एबीवीपी के छात्रों ने, उसको लेफ्ट विंग के, ऐसा एबीवीपी दावा करे कि लेफ्ट विंग के जो छात्र थे उन्होंने नहीं, अब मुझे नहीं मालूम कौन किया, मगर जहाँ तक छत्रपति शिवाजी का सवाल है, वो कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। और अगर किसी को हिस्ट्री पढ़ा है तो ये बात कहेगा। छत्रपति शिवाजी के जो दादा थे वो मलिक अंबर की फौज में थे, बल्कि जनरल थे, और वो एक बहुत बड़े सूफी को मानते थे। और जब शिवाजी आगरा की किले से औरंगज़ेब के हिरासत से उनके साथ भागे, उनके साथ कौन था? मुसलमान था। शिवाजी की नेवी चीफ कौन था? उसमें कई चीफ मुसलमान था। शिवाजी के जनरल में कई मुसलमान थे। तो ये लड़ाई उस वक्त मुग़ल बादशाह और छत्रपति शिवाजी के दरमियान में थी। मगर अब बाज़ लोग जो है उनको इस तरह से ले जाकर छत्रपति शिवाजी की तौहीन कर रहे हैं। वो तो वो जो कल्याण के नवाब की जो वाइफ उनको वॉर में आई, तो उन्होंने बड़ी इज्जत के साथ, बग़ैर उसको कोई हाथ लगाए, कोई तकलीफ़ पहुँचे, उनको वापस पहुँचाया। तो छत्रपति शिवाजी की लाइफ को पढ़ने की ज़रूरत है। मगर अब जो लोग ज़िंदगी भर नफ़रत की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की, हिंदू राष्ट्र की, ये सब बकवास करते हैं, तो वो तो हर बड़े बड़े आइकॉन को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो कुछ जेएनयू में हुआ वो अब पुलिस देखेगी।